नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई हुई है, बड़े चैलेंजिंग है, और उस चैलेंजिंग में जहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ है, जहाँ आपका टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, वहाँ इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स, ये प्रोडक्शंस, इन तमाम चीज़ों के एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के हवाले से बड़े इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को एक नई हुकूमत जो स्टेटस को तोड़ के आई है, एक नई हुकूमत जो 70 साल में आपने देखा हशर मईशत का, सियासत का, और इसी तरीके से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, प्रोडक्शंस, इन्वेस्टमेंट, लॉ, इदारे, मसलन जो हशर देखा, अब ये एक स्टेटस को तोड़कर एक नई हुकूमत आई है जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है आवाम की इनके साथ। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं जनाब इमरान खान साहब ने इस एक्सपेक्टेशन को आवाम में बढ़ाया भी है। उन्होंने कहा है कि हम डिलीवर करेंगे। उनकी टीम है जो डिलीवर करने की कोशिश कर रही है, और यकीनन अभी बहुत कम टाइम हुआ है, और इस टाइमों में जाहिर है कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी जिसको आप जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही अहम शीर हैं, वज़ीर आज़म के एडवाइज़र हैं, प्राइम मिनिस्टर के, कॉमर्स के, इंडस्ट्रीज़ के, इन्वेस्टमेंट के, प्रोडक्शंस के, टेक्सटाइल के। मेरे साथ हैं जनाब मिस्टर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत कीमती टाइम आपने हमें दिया, हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं, और हमें पता है कि आपको आपका टाइम जो है वो हमें कितनी मोहब्बतों से मिला है। सर मैं थोड़ा सा आ जाऊँ, सबसे पहले आ जाता हूँ कि ज़ाहिर है मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जब आए हैं, हालांकि आपकी नज़र में मईशत खुली हुई किताब है पाकिस्तान की और इंटरनेशनल भी, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा पहले कि पहले क्या सिचुएशन थी, और ये जो अब आप आए हैं, आप कहाँ खड़े हैं सर? तो इस वक्त जब मैं आया तो मैं 3 एरियाज़ को ख़ास तौर पर मैंने देखा। पहला पॉइंट ये है कि मुल्क में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और ये अभी नहीं, ये 5 साल 10 साल से ये सिलसिला चल रहा है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब इंडस्ट्रीज़ कम हो रही है, इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही है। मुझे याद है कि हम लोग पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के साथ हम लोग गए वज़ीर आज़म के पास, खान अब्बासी साहब के साथ, और उनको भी ये प्रेजेंट किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। तो एक तो ये एरिया है। दूसरा एरिया है कि मुल्क में ट्रेड गैप, ट्रेड इम्बैलेंस, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में फ़र्क, बिल्कुल। और वो फ़र्क जो 2013-2014 में $20 बिलियन था, वो अभी पिछले साल हो गया तकरीबन $40 बिलियन। तो ये हो गया। तो ये तो सेकंड था। और तीसरा है कि हमारे मुल्क में एक्सपोर्ट के ऊपर जितना तवज्जो होना चाहिए वो नहीं था। तो ये 3 एरियाज़ को मैंने शुरू किया कि इसको फोकस करना है। तो लेट्स लुक एट ये पहले एक्सपोर्ट्स के ऊपर। इससे पहले कि आप एक्सपोर्ट पे, ट्रेड इम्बैलेंस पे आएँ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आएँ, मैं आपसे ज़रा से ये मालूम ज़रूर चाहूँगा क्या वजूहत है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती रही, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ बंद होती रही, कम होती रही, यहाँ से शिफ्ट होती रही, आपने कैसे देखा है इसको? वो इसलिए क्यों हुई है, मेरी बात ये, पाकिस्तान इतना कम्पिटिटिव नहीं रहा। हमारे फॉरेन आवर करेंसी
बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसको पहले से थोड़ा सा डिवैल्यू करना था कई साल पहले, वो नहीं हुआ। एंड जेन्युइनली द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में वो बढ़ता गया। इंटरनेशनल मार्केट बड़ी कम्पिटिटिव हो गई है। कैपेसिटी है इस वक्त, लेकिन लोग compete ना कर सके तो फैक्ट्रीज बंद होने शुरू हो गए। तो इसको डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरह से हल करना है, और तो मेरा तवज्जो इसी के ऊपर था। तो किस तरह से हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है। तो जिस तरह से हमें पता है कि मुल्क में इस वक्त चैलेंजेस तो बहुत है, तो हम लोग ने मैं और फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के हम लोग ने एक मंसूबा बनाया कि इमीडिएटली इस वक्त क्या करना है। तो हम लोग ने सोचा कि ये जो 5 एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज है ना, टेक्सटाइल्स, लेदर, स्पोर्ट्स गुड, सर्जिकल, कार्पेट्स, ये जो 5 है ना, इसको किस तरह से उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें। तो ये जो अभी गैस प्राइसेस इंक्रीज हुई है, ठीक है, हर जगह गैस प्राइसेस तो इंक्रीज हो गई, लेकिन ये 5 इंडस्ट्रीज के लिए गैस प्राइस कम हो गई, ख़ास तौर पर पंजाब में, और इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा गया टेक्सटाइल्स को। अच्छा। और इसका मतलब क्या हुआ, फीडबैक ये मिला है कि बहुत बहुत शुक्रिया, अभी हम लोगों ने फैक्ट्रीज को शुरू करेंगे। तो इसका मतलब उम्मीद है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी रिवर्स में हो जाएगा एंड इंशाल्लाह फैक्ट्रीज पिकअप करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने जो अभी सिर्फ गैस टैरिफ पे जो कमी इनको छूट दी है, उससे आप कह रहे हैं कि इतना नहीं, इनसे मुझे क्रेडिट देना है पिछले गवर्नमेंट को, खान अब्बासी साहब को ख़ास तौर पर, कि उन्होंने 1 साल पहले एक्सपोर्ट इंसेंटिव दे दिए। तो एक तरफ से इंसेंटिव दिए तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने शुरू हुआ, बट अभी हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दिया, तो इसका मतलब ज़ाहिर है कि इंशाल्लाह एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल में। तो एक तो ये गैस, और दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने ये सोचा कि किस तरह से मार्केट एक्सेस हमारे इंडस्ट्रीज को मिले। तो सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो हमने मदद कर रहा है इस वक्त, वो चाइना है। चाइना में अभी हम लोग 2 नवंबर जाएंगे, और उम्मीद है कि वो लोग और हमें सपोर्ट करेंगे। इस वक्त आज और कल चाइनीज़ के इंपोर्ट टीम आई हुई है यहाँ, सिर्फ एक इंस्ट्रक्शंस की कि यहाँ से और ख़रीदारी करनी है और यहाँ से एक्सपोर्ट करें। मेरा अंदाज़ा है कि ये टीम में ये 2 दिन में इंशाल्लाह अबाउट $100 मिलियन का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो ये इस वक्त है कि किस तरह से हम लोगों ने, ये मैं बात कर रहा हूँ इमीडिएट अभी कि करना है। तो उम्मीद है कि इसका रिजल्ट्स, और तो इन जो आपने 5 इंडस्ट्रीज की बात की है जो बैकबोन है इस वक्त, आप समझते हैं टेक्सटाइल की आपने सबसे ज़्यादा बात की, जो उसको उसमें रिलीफ, तो ये क्या लेदर में, सर्जिकल में? बिल्कुल इसी तरह से बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन ज़्यादा टेक्सटाइल में इसलिए मिलेगा कि गैस का खर्चा, एनर्जी कॉस्ट इज़ मोर, सबसे ज़्यादा है टेक्सटाइल में। और इसके साथ साथ जब ये हो गया, और सप्लीमेंट्री बजट में एक और चीज़ हम लोगों ने की है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी, रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट गुड्स को कम कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इससे भी बेनिफिट,
हमारे पास मेरे पास एक ग्राफ है जो बताता है कि जब भी हम लोगों ने इंपुट्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स डाल दिया इसलिए कि हमें रेवेन्यू चाहिए, तो हमारा एक्सपोर्ट गिर गया। सो नाउ वी हैव इसको रिवर्स कर दिया है। और ये जो पॉइंट्स है जो सप्लीमेंट्री बजट में और ये गैस का कमी का, मुझे बहुत उम्मीद है कि अभी ये शुरू होगा। ये तभी तो बहुत आगे भी काम करना है, लेकिन ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, इस वजह से उम्मीद है हमारे कारखाने शुरू हो जाएंगे और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। फिर आता है इंपोर्ट्स के ऊपर हम लोगों ने नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दिए। तो बैन क्यों नहीं करते थे? आप बंद क्यों नहीं करते थे? बैन का आप सिर्फ एसेंशियल आइटम जो बहुत ज़रूरी है, ऑयल मेजर जो है हम पर बोझ डालता है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन लग्जरीज आइटम जो हैं सर वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप इमरजेंसी क्राइसिस जो है उस पर करके आप इसको बैन नहीं कर सकते इंपोर्ट को, ताकि ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो उसको कमी की जाए उसमें से? बैन तो कर सकते हैं और इसके ऊपर डिस्कस भी किया कि यह बैन करना चाहिए कि नहीं। फिर हम लोगों ने सोचे कि नहीं, इस वक्त जो हम लोगों ने यह ड्यूटी बढ़ा दिए, देखें इसका नतीजा क्या निकलता है। और स्टेट बैंक ने भी काफ़ी इंपोर्ट के ऊपर टाइटनिंग कर दिए है। तो इस वजह से मुझे आज ही रिजल्ट्स मिले हैं और हमारा जो ट्रेड बैलेंस है ना, वो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने के रिजल्ट्स आ गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो वाइडनिंग जारी बहुत ज़्यादा वो सुकड़ने लगा है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो जो आपने इस पे लिया। अच्छा सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ फर्दर आपसे बात करने से पहले ट्रेड इम्बैलेंस पे, कि ये जो रॉ मटेरियल्स है इसके ऊपर जो छूट होती है जो बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियल्स को, वो एफबीआर जो है वो उसके ऊपर उनकी जो रिफ़ंड करना तो होता है एफबीआर ने, तो वो रिफ़ंड नहीं करता। जब वो रिफ़ंड नहीं करता है तो फिर ये कमर्शियल बैंक से बोरिंग करते हैं, और जब कमर्शियल बैंक से ये बोरिंग करेंगे तो कॉस्ट तो इंक्रीज़ होगी ना सर। तो इसमें सर आप, जाहिर है आपका बराह रास्त तो नहीं, लेकिन एफबीआर आपके एक्सपोर्ट को, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस को बढ़ा रहा है, रिफंड नहीं करके जो करना चाहिए था। इस पे क्या आप कहें? इसमें कोई शक ही नहीं है कि ये मेन कंप्लेंट है बिजनेस में। जहाँ भी मैं गया हूँ, मैं टेक्सटाइल वाले से, लेदर वाले से, या गारमेंट्स और बेडशीट्स और टाउल्स वाले देखे, सब जिससे मैं बात की ना, सब ने ये कहते हैं कि देखो, कोई इंडस्ट्री वाला कहता कि मेरा 20 करोड़ रुपए फंसा हुआ है, कोई कहता मेरा 10 करोड़ रुपए। और ये कई लोग तो छोटे छोटे लोग हैं, वो किस तरह से बर्दाश्त करेंगे कि 5 करोड़ हमारा फंसा हुआ है, रिफंड नहीं मिला। तो बात हुई है, और बिकॉज ऑफ द बजटरी कंस्ट्रेंट्स अभी मुझे उम्मीद है, द एफबीआर चेयरमैन ने तो कहा है कि इंशाल्लाह नवंबर से वो शो करेंगे, आस्ते आस्ते स्टार्ट पेइंग इट बैक। ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन वही है कि जब और एक्सपोर्ट हो जाए तो उसी वक्त मिल जाना चाहिए। वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये वहाँ उनको अपनी सर्वाइवल के लिए तो सर कमर्शियल बैंक से बोरिंग करना पड़ेगा, और उससे कॉस्ट उनका इंक्रीज होगा, और फिर वही कॉस्ट, फिर यही सारा की सूरत है जो आप कम कर रहे हैं वो यहाँ बढ़ रहा है। तो ये सूरत हाल है। एक और चीज़ जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मुझे समझ में आता है सर, फ्री ट्रेड जो अभी चाइना के हवाले से आपने बात की, आप जा भी रहे हैं और डेफिनेटली उसमें पूछूंगा तरजीहात क्या है आपकी। लेकिन ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है हमारा चाइना के साथ, कि हम देखते हैं कि जी तकरीबन 1/3 चाइना इसमें उसकी प्रोडक्शंस है, उसकी चीज़ें हैं, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान वहाँ नहीं है। तो ये फ्री ट्रेड को इस इम्बैलेंस को कैसे करेंगे? और दूसरा सवाल इसी के साथ रख देता हूँ कि हम ये फ्री ट्रेड जो है इसको ख़त्म नहीं कर सकते? नहीं, देखो, फ्री ट्रेड इज़
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने इस वक्त 5 मुल्कों के साथ FTAs किए हैं। इनमें से 4 के साथ हमारा नेगेटिव है। इसका मतलब अच्छा, हम 4 के साथ नेगेटिव है, और सिर्फ एक श्रीलंका के साथ पॉजिटिव है। अच्छा, उनके साथ पॉजिटिव है। हाँ, और बाकी कौन कौन सी कंट्री है जिनके साथ नेगेटिव है आपका साथ? चाइना डेफिनेटली उसमें है, सबसे ज्यादा तो चाइना के साथ है सर। चाइना, मलेशिया, श्रीलंका और 2 और है और कंट्री, और तो एक के साथ पॉजिटिव है आप, बाकी नहीं। और ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चाइना के साथ है। लेकिन ये मैं बताऊं कि चाइना इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, एंड इंशाल्लाह वी वांट टू, दे गोइंग टू टेक एक्शन कि अभी ये इनकी बाइंग मिशन आई है टू इम्प्रूव द बैलेंस, और उम्मीद है कि ये उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं इस वक्त, मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह जून तक ये पूरा मुकम्मल हो जाएगा, और उसके बाद हमें बैलेंस कुछ बेहतर हो सकता है। अच्छा सर, एक और चीज़ भी इसमें मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा कि हम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो डॉलर में सारा कुछ करते हैं। तो मैं देख रहा था कि जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना इसको काफ़ी डिस्कस किया है इसके ऊपर, और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि सिर्फ डिस्कशन क्यों है इसके ऊपर, हम आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं कि लोकल करेंसी पे हम ये करें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, हम दोनों बहुत फ़ायदा होगा। और जो अच्छी बात ये है कि ये सिर्फ गुफ्तगू नहीं हो रही, ये शुरू हो गया है। हमारे बिजनेसमैन अभी चाइनीज़ करेंसी में RMB में ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आस्ते आस्ते वो बढ़ते जाएगा, और मैं समझता हूँ ये अच्छी बात है। और डॉलर्स में आपको फॉरवर्ड कवर नहीं मिलता, लेकिन इसमें फॉरवर्ड कवर मिलता है, तो बिजनेसमैन को इंसेंटिव भी है कि इस तरफ जाए। तो उम्मीद है कि यह आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा। अच्छा, ट्रेड इम्बैलेंस के लिए सर और क्या कुछ कर रहे हैं आप? मसलन ये बहुत ही मेजर फैक्टर्स है इसमें। एक और जो हमारे लिए जो नेगेटिव है इस तेल के कीमतें बढ़ते जा रहा है, और हमारी डिमांड बढ़ रही है। तो अभी तो सर 27 पे आ गई थी सर। ये तो पीपल्स पार्टी का दौर था जिसमें 130 समथिंग 127 वगैरह इंक्रीज हो गई थी। ये 27 तक आई, 35 हुआ, लेकिन फायदा तो हमें बैलेंस में नजर नहीं आया। क्या बात है सर, कहीं वो गवर्नेंस की कमी है इसमें? नहीं, एक्सपर्टीज नहीं, उस वक्त बेनिफिट, इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, बेनिफिट लेना था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जब तेल की प्राइसेस इस तरह से बढ़ गई है, तो ये सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा नुकसान है ना कि हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, सिवाय प्राइमरीली इस वजह से। तो कोई ऑल्टरनेटिव कुछ सोचा है सर इसका आपने? नहीं, अभी देखो जो एक्शंस हम लोगों ने ये सप्लीमेंट्री बजट में लिए हैं, 1-2 महीने देखना है, और जो स्टेट बैंक ने भी टाइटनिंग कर दी है वो देख रहे हैं। इससे इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगी तो और चीज़ें सोचेंगे। ठीक है, तो उस वक्त हम आपसे ज़रूर पूछेंगे सर। अभी पिछले दिनों आप प्राइम मिनिस्टर के साथ गए थे, पहला विजिट था आपका सऊदी अरब का, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी फौरन आपके जब वहाँ से आप वापस आए तो खुद प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको बड़ा कामयाब दौरा कहा। तो क्या कोई कामयाबी को हम कुछ इंडिकेटर्स आप देंगे सर? नहीं, ये देखो सबसे बड़ी जो अच्छी बात हुई है ना कि सऊदी अरेबिया ने ये कहा कि हमें पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना है। आप लोग तैयार है कि जल्दी करने के लिए तैयार है? हम लोग ने बोला हाँ, हम लोग करने के लिए तैयार है। तो हम लोग पूछे कि किस एरियाज़ में आपको इंटरेस्ट है? उन्होंने कहा रिफाइनरी, इन्होंने कहा रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स,
पावर, यस। तो हम लोगों ने कहा कि ये जो 2 पावर प्लांट पंजाब में है वो फेडरल गवर्नमेंट के है, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप करें। तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर में उनकी इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन आएगी। तो ये जो आई हुई है ये इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन है सऊदीया का, उनकी हुकूमत तो नहीं है इस वक्त? नहीं, वो हुकूमत इस लिहाज से है कि ये अरामको है, वो तो गवर्नमेंट है, साबिक है वो भी गवर्नमेंट है, और 1-2 प्राइवेट लोग आए और उन्होंने ये कहा कि हमें जाना है ग्वादर देखने के लिए। तो हम लोगों ने इंतज़ाम कर लिया, वो गए। तो जब वो वापस आए तो पूछे कि हमें पूछा कि आपको ग्वादर कैसा लगा, आप सेटिस्फाइड थे? दे सेड वी वर फुली सेटिस्फाइड। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो ज़हन में था कि ग्वादर इस तरह से होगा उससे बहुत बेहतर था। दैट्स गुड, अच्छी बात है। एंड सो उन्होंने फ़ौरन कहा कि हमें MOU साइन कर दो। MOU ड्राफ्ट है अभी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने इंशाल्लाह साइन कर देंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट सर आप समझ रहे हैं इस वक्त इस कम से कम ऑयल सिटी जो इस वक्त गवादर के ऊपर है? इट डिपेंड्स, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, इज अबाउट $6 to 8 billion। अच्छा, 6 to 8 बिलियन मैक्सिमम। इट्स अ वेरी लार्ज। और हमें क्या इंटरेस्ट है कि इस वक्त जो हमारा तेल का, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि तेल की इंपोर्ट कॉस्ट ऊपर जा रही, इसलिए कि हम लोगों ने क्रूड ऑयल इंपोर्ट नहीं करना है, क्रूड प्लस रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी करते। तो ये रिफाइनिंग आ जाएगी तो वो सब वो कम हो जाएगा। तो मैं तो काफ़ी पॉजिटिव। जहाँ तक पावर सेक्टर में, वो जब हम लोग ओपन बिडिंग करेंगे उनको कहेंगे कि आपको भी बिड करना है तो करो। लेकिन आप कितनी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं कि इसमें फॉरेन जो हैं वो एलिमेंट्स इसमें करें? इसमें ये पावर प्लांट इस पावर में it's anywhere between $2 billion approximately आ सकता है। It's a big investment। तो ये 2 जगह उन्होंने वो किया है। एक रैकोटेक की भी इंटरेस्ट है सर उनका कोई? उससे इतना नहीं है वो सिर्फ बाय द वे डिस्कशन वैसे या बट ये जो ये 2 ये बहुत है। बस सर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, फिर वापस आते हैं। ब्रेक में हमें जाना है नाज़रीन, हमारे साथ बड़ा अहम मेहमान है हमारे पास आज, और बड़ा नाम है इनका। जो इनकी सर्विसेज पीछे हैं उसके ऊपर तो किसी भी चीज़ में इनकी मौजूदगी इस बात की दलील है कि वो शोबा कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसी चीज़ें मैं इस वक्त उस पर बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहता हूँ कि इन्होंने ज़ीरो को जो है वो 100 बनाया है। तो हमें बड़ी उम्मीद है, जिस तरीके से अभी बातचीत भी हो रही है, कि इमरान खान साहब ने बड़ा ट्रस्ट किया और बहुत अहम शोबा इनको दिए हैं बहुत सारे, और ये शोबा बहुत ही डिक्लाइन था। और अब हमें उम्मीद है कि दाऊद साहब इस शोबे में बहुत वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, और यकीनन बहुत जल्द हमें खुशखबरी देंगे। एक छोटे से ब्रेक नाज़रीन, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर, ये नेशनल टैरिफ प्लान पे क्या करने जा रहे हैं सर? बड़ा फ्लक्चुएशन देखने में आता है, टाइम ही नहीं होता, एकदम बढ़ जाता है एकदम वो, तो क्या करने जा रहे हैं? क्या नेशनल टैरिफ प्लान, नेशनल टैरिफ पॉलिसी? यस, नेशनल टैरिफ पॉलिसी वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ कि पाकिस्तान में हिस्टोरिकली ये जो टैरिफ लगाते हैं ना इंपोर्ट्स के ऊपर और बाकी, वो है रेवेन्यू ड्रिवन। वो है कि हमें रेवेन्यू चाहिए तो इसके ऊपर ये ड्यूटी लगा दो, इसके ऊपर ये ड्यूटी लगा दो। और कई दफ़ा ये ड्यूटीज़ है
सही मानों में कैस्केडिंग नहीं होती, अच्छा, रिवर्स हो जाता है। तो ये जो नेशनल टैरिफ पॉलिसी मुझे कैबिनेट में ले जाना है, उसके तहत ये है कि ये इस तरह से टैरिफ पॉलिसी एड हॉक बजट के टाइम पर नहीं होना चाहिए। एक मंसूबा बनाए, उम्मीद है कि मुझे करना है कि ये 3 साल के लिए तय हो जाए, तो बिजनेसमैन को पता है कि यार इसी तरह से टैरिफ है और उसकी कैस्केडिंग सही मानों में है। इसका मतलब कैस्केडिंग का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल के ऊपर कम से कम हो, फिनिश गुड्स के ऊपर ज़्यादा हो। तो एक रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट, एक प्रॉपर कैस्केडिंग। इस वक्त कई जगह पर रॉ मटेरियल के ऊपर ज़्यादा है और फिनिश गुड्स के ऊपर कम है, तो ये होगा तो फिर वो इम्पोर्ट ही करेंगे। किस तरह से आप compete कर सकते हो? तो ये इसलिए इसके ऊपर मुझे काफ़ी टाइम लगाना है और इंशाअल्लाह मैं समझता जून नेक्स्ट बजट 19 तक हो जाए। तो कितने साल के लिए मतलब आप एक वो मुझे तो फिक्स करना है आइडियली 3 साल के 3 साल एटलीस्ट 3 साल के लिए कम से कम फिक्स होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि 5 साल, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जब करेज नहीं है, पहले कभी नहीं हुआ, तो 3 साल के लिए पहले इनिशियल देखें फिर आगे जाके करेंगे। अच्छा, स्मॉल बिजनेस, दरमियानी बिजनेस के ऊपर क्या पॉलिसी आप ला रहे हैं सर? देखो ये जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है ना, वो हमारा बैकबोन है। ये नहीं कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है वो हमारा बैकबोन है, वो नहीं है, ये लोग हमारे बैकबोन है। और जॉब क्रिएशन करना है तो एसएमईज से हो सकता है। एसएमईज बहुत ज़्यादा तादाद में है मुल्क में, वहाँ हर इंडस्ट्री में 15-20 और मजदूर आ जाए तो कहने चले जाते हैं। तो एसएमईज को डेवलप करना है। मेरी 2 मीटिंग्स हो चुके हैं। एसएमईज के मसले हैं ना, वो बेचारे उनको छोटी प्रॉब्लम्स हैं, रुकावट बहुत ज़्यादा है। और वो कहते हैं कि आप लोगों ने एक स्कीम बनाया है DTRE, जिसके तहत आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक सामान बना के ले जाओ। उनके लिए वो भी बड़ा मुश्किल है कि वो कहाँ से वो सारा, तो इसको तो रिलीफ दे रहे हैं आप सर? बिल्कुल कि इनको रिलीफ देने जा रहे हैं। बिल्कुल रिलीफ देना है। एक सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस पे कमेंट्स आपका ले लूँ, कि जो अभी आप लोगों ने गैस टैरिफ और इन चीज़ों पे इजाफा किया था, क्या आपके पास थोड़ा सा टाइम था या आपने अर्ली डिसीजन नहीं ले लिया इसको जाके थोड़ा सा? मैं अपने तौर पर इस इकॉनमी और पॉलिटिकल को साथ रख के अगर सोचूं तो ज़िमनी इंतखाब के बाद अगर ज़रा सा इस पे जाते तो इतना ठहर सकते थे सर? नहीं, देखो सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन इतनी ख़राब थी कि हमें कोई चारा नहीं था। और गुफ्तगू ये हुई थी कि इसको थोड़ा सा डिले करें, पर जब फिगर सामने आए कि तो रोक नहीं सकते थे। मैं तो समझता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बिल्कुल सही फैसला था। आप समझते हैं, लेकिन पॉलिटिकली इसका थोड़ा सा वो आएगा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है, आपके डिपार्टमेंट से है और इसमें काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, एयर के हिसाब से भी है, लैंड के हिसाब से भी सी है। वो क्लैम डाउन ऑन मैसिव स्मगलिंग सर। स्मगलिंग पाकिस्तान के बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं, फिर हम एयर से भी देखते हैं स्मगलिंग हो रही है बहुत बड़ी तादाद में, फिर हम देखते हैं सी के ज़रिए भी स्मगलिंग हो रही है, लैंड के हिसाब से तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं। इसको कैसे क्लैम डाउन? बिल्कुल, ये है ना, ये जो स्मगलिंग है ये हमें इतना नुकसान पहुंचाता है, इट्स अनबिलीवेबल। अफ़गान ट्रेड में भी ये है, वो हर किस्म के स्मगलिंग। और
वी हैड अ मीटिंग, वज़ीर आज़म के साथ मीटिंग हुई थी और उसमें फ्रंटियर कोर भी आए, सारे लोग जितने भी इदारे सब आए, FBI ये सब, कि किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल नहीं होगा ना तो अभी बहुत फैल गया है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें कोई चॉइस नहीं है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो लेट्स सी, उन्होंने कहा है कि हमें और 2 हफ्ते दो, रिपोर्ट देंगे कि वो लोग क्या 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 स्टेप्स लेंगे। मुझे जाना है या अल्लाह करे कि अफ़गान जॉइंट मिनिस्टीरियल मीटिंग हो जाए तो वहाँ भी ये रेज़ करना है कि मुझे याद है कि मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान में या कोई चीज़ की 100 यूनिट्स की डिमांड है तो वो इंपोर्ट करते हैं 500, इसका मतलब वो 400 तो यहाँ ही वापस आएगा स्मगल होकर। तो इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे उनके साथ कि यार आपको 100 की ज़रूरत है तो आप 100 मंगाओ थ्रू द अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, आप 400 क्यों मंगाते हो? अब देखें ना सर, ऑयल जो है वो ईरान भी वहाँ से जो ऑयल आता है उसका कितना बड़ा इफेक्ट बिल्कुल हमारा रेवेन्यू के ऊपर बहुत हिट होता है, हमारी इंडस्ट्री को हिट करता है। स्मगलिंग पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा सर, अब गिफ्ट स्कीम जो होती है, जो ओवरसीज़ की होती है, मिसयूज़ होती है सर, इसको कुछ आप कंट्रोल करेंगे सर? हाँ देखो, स्टेट बैंक ने काफ़ी कंट्रोल कर दिया है। गिफ्ट स्कीम ऑन द पेपर बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ एक पाकिस्तानी ओवरसीज़ काम कर रहा है, उनको एक गाड़ी भेजना है फॉर हिज फैमिली, वो गिफ्ट कर सकता है, नो इश्यूज़। लेकिन जो यहाँ पाकिस्तान में जो ट्रेडर्स बैठे हुए हैं वो चक्कर चलाते हैं, तो वो उसको रोकना है। एंड अभी ये मीटिंग हुई थी और स्टेट बैंक ने इसके ऊपर काफ़ी टाइट कर दिया है। वो अभी इस वक्त इतना बड़ा इशू नहीं है जितना पहले था, लेकिन अभी भी और मज़ीद इसको टाइट करना है कि ये बंद हो जाए। कोई जो जेन्युइन है ना, जेन्युइन लोग आएंगे, कितने गाड़ी आएंगे, तो आने दो। जेन्युइन एक किसी ने लंदन में या काम करता है, उसको या फैमिली को भेजना है, गाड़ी भेजो, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो चक्कर चलता है ना, ये खराबी है। अच्छा सर, हुकूमत को एक लिहाज से बड़ा आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ, डायरेक्ट आपका कंसर्न तो ज़रूर होगा FBI से। बड़े केसेस ऐसे हैं, रिकवरी के केसेस सर, जो कि FBI ने जिससे रिकवरी करनी है, लेकिन वो स्टे ऑर्डर पे बैठे हुए हैं और काफ़ी अरसे से बैठे हुए हैं। और अगर वो स्टे ऑर्डर हुकूमत बात करे सुप्रीम कोर्ट से और उन स्टे ऑर्डर को, क्योंकि हुकूमत को इस वक्त पैसा चाहिए सर, और उसके पास बहुत सारे ज़राए हैं। जैसे एक मैं अभी आपसे दूसरा ऑप्शन रखूँगा कि आपका ये जो कस्टम में जो सर स्क्रैप पड़ा हुआ है, गाड़ियाँ हैं जो आके वहाँ पे हैं, और जो केमिकल्स वहाँ पड़े हुए हैं, लोहे हैं, फना है, अगर वो जो वहाँ पे तबाह हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनको अगर ऑक्शन किया जाए तो आपको पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ ये जो आपकी रिकवरी है FBI की, ये कोर्ट से स्टे ले लिया इन्होंने और उसकी बुनियाद पर जो है वो पैसा हुकूमत इस सिलसिले में बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है द कोर्ट्स आर वेरी फेवरेबल टू इंडिविजुअल पार्टीज़, तो उन्होंने स्टे ऑर्डर दे देते हैं। इतने केसेस हो गए हैं, वो भी एक मसला बनता ना, कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटी है कि नहीं है FBI के पास। तो इट इज़ अ मेजर, इट इज़ एन इशू है। लेकिन ये है कि सर बीइंग ए एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सिर्फ
बहुत सारी चीज़ों के, और इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेफिनेटली इन चीज़ों से आपका लिंक होता है। तो मेरा प्राइम मिनिस्टर मिले भी थे अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बहुत बेहतरी लाने के लिए वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी पैसा निकल सकता है, बस निशानदेही की ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की। अच्छा सर, डीमोनेटाइजेशन यानी जो 5,000 का जो नोट है उसकी विड्रॉल हमने इंडिया में देखा कि उसका बड़ा अच्छा मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में उसका फायदा हुआ, तो आप नहीं समझते हैं सर करप्शन? वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग अबाउट दिस इन द गवर्नमेंट, और ये है फाइनेंस मिनिस्टर का इशू, और वी हैव नेवर डिस्कस्ड इट। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उसमें आपकी एडवाइस मुझे चाहिए होगी कि हमने मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ये बनाया था अपना हाईवे जो बहुत बड़ा है, इस हाईवे के ऊपर ये कहा गया था कि जी हम इंडस्ट्रियल जोन लाएंगे तो जिसका बड़ा फ़ायदा पहुंचता। तो ये जो इस्लामाबाद से लेके आपके लाहौर और पना जितना भी ये है, सड़क तो बन गई सर, लेकिन हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे जोन हमें नहीं मिला। इसी तरीके से हम जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा जो रोड सीपैक है उसमें 9 इंडस्ट्रियल जोन की वहाँ पे है। ये 9 जोन के लिए मेरा जो सवाल है सर वो ये है कि क्या आप मसलन इसमें आप अपना रोल अदा करेंगे, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल, क्योंकि पाकिस्तान को तो मेन फ़ायदा उस इंडस्ट्रियल जोन से होगा जहाँ तक मैं एज ए तालिब इल्म समझता हूँ। तो इसको हर साल एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ लग जाए, ऐसा ना हो कि इंडस्ट्रियल जोन ना लगे तो फिर तो ये सिर्फ सड़क ही रह जाएगी। नहीं, ये जो काफ़ी बातें हुई है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, और अभी तक प्रोग्रेस बहुत कम हुआ है। मैं समझता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी ये नहीं होगी कि वो स्पेशल जोन अभी बनाए। हमारे पास कई इंडस्ट्रियल जोन जो बन चुके हैं, और उसमें किसी में ये प्रॉब्लम है, किसी में ये, और दूसरा प्रॉब्लम, ये 5-6 जोन्स है। किसी ने ज़मीन तैयार हो गई है, प्लॉट्स बन गए, किसी के पास वो बिजली नहीं है, गैस नहीं है, किसी के पास वो प्लॉटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ। पहले उसको मैं ठीक करूं, और इफ़ वी हैव टू किसी को बेनिफिट देना है तो एक जोन को बना के, वो कोई बात नहीं है, इधर इंडस्ट्रीज लग सके, इधर उनको बेनिफिट्स देंगे। लेकिन एक और ख़ास चीज़ है कि जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में बेनिफिट्स देते हैं, ख्याल से देना पड़ता है। ये ना हो कि इकोनॉमिक जोन बना दो, कहीं भी बना दो, बेनिफिट्स दे दो, और वहाँ इंडस्ट्री लग जाए, और कोट लखपत और साइट में इंडस्ट्रीज बंद हो जाए, तो फ़ायदा क्या हुआ? फिर फ़ायदा क्या होगा? We have to be very careful कि क्या बेनिफिट्स दे रहे हो। बहुत ज़्यादा दे देंगे तो यहाँ लॉस हो जाएगा। उनको फेयर नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड होने चाहिए। तो ये भी तो हुकूमत का काम है ना सर, कि बिल्कुल हुकूमत का काम है, और सोच समझ के करना है। ये इन्वेस्टमेंट यूरोप से आया, अमेरिका से आया, जापान से, चाइना से, जहाँ से भी आए। ये ना हो कि ये दे दे, इतना ज़्यादा बेनिफिट दे दो, और नुकसान जो करंट इंडस्ट्रीज है उनको नुकसान हो, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, मैं एक ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आपके सामने और डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो एम्बेसीज़ होती है दुनिया में, हम एम्बेसीज़ को देखते हैं, वो सिर्फ पॉलिटिकल प्लानिंग नहीं करती हैं बल्कि वो इकनॉमिक प्लानिंग भी करती हैं, उसका हिस्सा होती हैं। बड़े वो इस किस्म की मीटिंग, सेमिनार्स, ऑर्गेनाइजेशन सारा कुछ करती हैं। हमने सर जितनी स्टडी की है उसमें पाकिस्तान की एम्बेसी सिर्फ पॉलिटिकल प्लानिंग तो करती हुई नज़र आती है, इकनॉमिक प्लानिंग में उसका कोई रोल नहीं है। तो इसमें सर कुछ स्क्रू टाइट करेंगे सर, इनसे आप डिस्कस करें। नहीं, उसका मैं उसका ये जवाब दूंगा कि देखो, और ये मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है, और हम लोग शुरू करेंगे अभी मीडियम टर्म में। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें डेवलप करनी है,
एक इकोनॉमिक Industrial इंडस्ट्रियल policy। पॉलिसी। और वो किस तरह से करेंगे? एक सेक्टर वाइज सेक्टर जाने हैं। आज मेरी बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की मीटिंग हुई राइस एक्सपोर्टर्स के साथ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। डिटेल्स में कि ये करो तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, जो इस वक्त $2 बिलियन है राइस एक्सपोर्ट, वो डबल नहीं हो सकता, बहुत बढ़ सकता है। और उनको टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। उनको इंसेंटिव तो आपको देना पड़ेगा ना उनको। अगर इंसेंटिव नहीं देंगे, इंसेंटिव देंगे, बट इंसेंटिव इस तरह से दो फॉर टेक्नोलॉजी, उनके लिए उस लिहाज अपग्रेडेशन के इंसेंटिव्स। ये नहीं कि ड्यूटीज माफ़ कर दो, ये नहीं देंगे, फिर इम्बैलेंस हो जाता है। बिल्कुल सही बात। जो इफ दे वांट टू अपने फैसिलिटेट करेंगे आप इनको। ठीक है सर, मैं सर एक छोटे सा ब्रेक लेता हूँ, फिर ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। सर, करंट अकाउंट डेफिसिट, इसके ऊपर मैं ज़रा सा चाहूँगा, कैसे सर इसको? ये देखो, वो जहाँ तक करंट अकाउंट का डेफिसिट है, वो एक हकीकत है। हाँ, इस वक्त हमारे सामने करंट अकाउंट का इशू है, लेकिन करंट अकाउंट के साथ साथ कई और चीज़ें तो ठीक जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि यह करंट अकाउंट डेफिसिट को सिर्फ उसको देखकर मायूसी सारे फैल जाए, वो तो अच्छी बात नहीं है। हाँ है, ये पाकिस्तान तो पहला मुल्क तो नहीं है ना जिसको सामने ये एक प्रॉब्लम आया। कई मुल्क के पास आए हैं और निकल जाते। इंशाल्लाह वी विल गेट आउट ऑफ दिस। किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस तरह से एक्सपोर्ट्स, किस तरह से इम्पोर्ट्स को कम करना है, these are the main elements, और इंशाल्लाह हो जाएगा। एंड मैं समझता हूँ कि हमारे बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स वो इतने काबिल है कि ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट का काम ये है इनको सपोर्ट करना, गवर्नमेंट काम है कि इनको इंसेंटिव देना है, गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना, लॉज ऐसे बिल्कुल, और ये हो सकता है। आई एम ऑनेस्टली होपफुल, वेरी होपफुल कि करंट अकाउंट के बावजूद मुल्क आगे बढ़ेगा और इंशाल्लाह करंट अकाउंट डेफिसिट को विदिन मैनेज आ जाएगा। ठीक है, मैं सर आता हूँ। हमारे पास कुछ बड़ी अहम ऑर्गेनाइजेशन है, पाकिस्तान के एसेट्स हैं सर वो, जिसमें हम वापडा को लेते हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं, रेलवे है, स्टील मिल है सर। बड़ा उसको सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी का भी एक मसला है। हम IMF की तरफ जाते हैं, वो फ़ौरन कहता है कि जी आप सब्सिडी ये कर दें, रुपया की कीमत बढ़ा दें, फला ये कर दें, टैक्स नेट वो कर दें, बहुत सारे ऑर्डर्स चले आते हैं। सब्सिडी वैसे भी बोझ है सर इस वक्त कम। तो इसका कुछ करने जा रहे हैं इस बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, इसका आइदर ये सब्सिडी पे ही रखेंगे, इसको प्राइवेटाइजेशन पे सोचा है, या इसमें मैनेजमेंट चेंज करके कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की? हर इदारे में मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं। वापदा के अपने किस्म के इश्यूज हैं जो मैं समझता हूँ वापदा अपना ठीक हो सकता है। वापदा में इतने बड़े मसले नहीं है। जिस तरह से वो सारे जो डैम्स के प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ तक रेलवेज़ का है, रेलवेज़ के हम लोगों ने बात करते हैं, या वो पहले भी बात हुई है CPEC के ज़रिए के इसको करना है। और मैं समझता हूँ कि रेलवेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। क्यों कि रेलवेज़
इज दैट इंस्ट्रूमेंट के और ब्रिंग हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन खास तौर पर कार्गो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो ये है। मैं कल जा रहा हूँ कराची स्टील मिल को देखने के लिए कि क्या करना है, क्या क्या ऑप्शंस है हमारे सामने। फिर प्रेजेंट करेंगे वज़ीर आज़म साहब को कि ये ऑप्शंस है हमारे सामने। तो इसका मतलब ये है कि कैबिनेट इस बात के लिए है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रक्चर या रीबिल्ड की तरफ अभी सोच रहे हैं। देखते हैं कि ये इस वक्त तो देखते हैं कि क्या करना है और एक मंसूबा बना रहे हैं। तो लेट्स सी, ये टाइम लगेगा इसमें। पीआईए के हवाले से क्या कहेंगे सर? अमूमन लगता है सर पीआईए में बड़ी जो कमी है, ठीक है लीकेजेस उसमें मसला है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स भी है, अनकंसर्न लोगों को लगा दिया जाता है जिनको कोई तजुर्बा नहीं है। पीआईए हैज बीन अ प्रॉब्लम। द फाइनेंस मिनिस्टर इज लुकिंग इनटू इट कि इसको किस तरह से खड़ा कर सकते। पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट ना कीजिएगा सर, खुदा के लिए। बड़े एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं पीआईए के साथ। हाँ। कभी आप किसी कैप्टन को लगा देते हैं, कभी आप किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को लगाते हैं, बिजनेसमैन को लगाते हैं, किसी इसको लगा देते हैं। सर पीआईए के सर्वाइवल पीआईए एविएशंस को जानने वाला ही आदमी उसको लेके जा सकता है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हमने देखा कि जनाब कोई कोकोला वाला बैठा हुआ है, तो कोई मैट्रेस वाला बैठा हुआ है, तो कोई जो है वो। तो ये सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पीआईए को आप उसकी ऊपर ऐसे आदमी को लाके लगाएं। बट दिस इज मेरा ख्याल है ये मेरिट सर, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं गुड गवर्नेंस में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आपके मेरिट सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, रूल ऑफ लॉ सर। तो ये सब सारी चीजें इंशाल्लाह पीआईए के ऊपर अप्लाई होगा और अल्लाह करे कि पीआईए भी ठीक हो जाए। ठीक है। अभी कोई आपने डिसाइड नहीं किया सर इस सिलसिले में कि किसके हवाले किया जाए या कोई एडवर्टीजमेंट के करके ये मेरिट पे ही फैसला करेंगे? हाँ, वो मेरे ज़िम्मे नहीं है, तो इट्स प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। सर मैं आता हूँ, मेरा सवाल है क्या सर फ्यूचर विजन है आपका सर इस इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स प्रोडक्शंस एंड इम्प्लीमेंट ये इन्वेस्टमेंट के हवाले से? फ्यूचर विजन ये है कि हमें जो इम्पोर्ट ट्रेडिंग ऑन इम्पोर्ट कल्चर है ना, उसको कम करना है। मेड इन पाकिस्तान कल्चर को आना चाहिए बहुत ज़्यादा। एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्रोथ स्ट्रेटजी हमें चाहिए कि एक्सपोर्ट करना है कि ये हमें आ जाए। एसएमईज को स्ट्रेंथन करना है, इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना है। दो किस्म के, एक तो इंटरनेशनल कंपनीज यूरोप से, अमेरिका से, जापान से, और एक पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानीज को। एक तो ये है। द अदर थिंग इज आवर ओन पाकिस्तानी बिजनेस पीपल, वेरी कॉम्पिटेंट, केपेबल। मेरा विजन ये है कि अल्लाह करे कि जो बिग इंडस्ट्री है ना, उनको कोशिश करना चाहिए हम लोग कि ये ग्लोबल जाए। लेट आवर इंडस्ट्रीज वो ग्लोबल जाए। मलेशियन की इंडस्ट्रीज, कोरियन, दिस सिंगापुरियन, वो सब फैल गए दुनिया में। तो हमारे जो बड़ी इंडस्ट्रीज है ना, उनको भी फैलाना है, वो बाहर जाए। एसएमईज को स्ट्रेंथन करना है, ब्रिंग इन दिस कल्चर ऑफ मेक इन पाकिस्तान, कि वो ये कल्चर इस वक्त नहीं है। अच्छा इंपोर्ट कर दो, नहीं इंपोर्ट कर दो, ये नहीं है। मैं समझता हूँ कि आई एम ऑनेस्टली वेरी होपफुल कि आवर इंडस्ट्रियलिस्ट आर वेरी केपेबल। वी हैव टू सपोर्ट देम एंड दे आर केपेबल कि यह मुल्क को खड़ा कर ले। सर बिल्कुल आखिरी जुमला, आप आए हैं, मौजूदा हालात देखा है, पीछे इकॉनमी बहुत ख़राब है, वर्स्ट है, बहुत ज़्यादा है, नाउमीद तो नहीं है सर?
वेरी पॉजिटिव, ये आगे होगा, ठीक होगा। बहुत जल्द सर, कितनी जल्द हम उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पॉजिटिव डायरेक्शंस हमें मिल जाएगी। मुख्तसर सर, बिल्कुल 2 years, 2 years में आप इस पोजीशन पे होंगे कि आप कमांड आपका हो जाएगा। आई होप दैट 6 महीने में we'll get the right डायरेक्शन 6 महीने में आ जाएगा, बट टू गेट आउट वो 2 साल में एटलीस्ट। तो सर ये तो कोई 70 साल की प्रॉब्लम नहीं, वो आपने कर दिया। अब्दुल रज़ाक साहब, मैं रज़ाक दाऊद साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस पास ऑन किया है। ये हुकूमत के लिए भी बहुत अच्छा है, इमरान खान साहब के लिए भी बहुत अच्छा है कि ये जो मैसेज है मासेस तक गया, लोगों को पता चला कि क्या हुकूमत करने जा रही है, और आपने अपना कीमती टाइम निकाला और हमें ये इंटरव्यू आपने दिया। आपका हमारा जो चैनल है, हम सब आपके बड़े शुक्रगुजार हैं सर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।